Okay, so hi everyone. I hope you all are fine and in good health, as well as you are preparing very well for your final exams. If not, so I am here to help you out, in the preparation of your final exams, and that is the reason why I have come up with the topic methods of calculating national income. So, in today's video, we are going to cover the first method of calculating national income. So there are generally three methods of calculating national income: value added method, income method, and expenditure method. So today we are going to cover the first method, and that is value added or product method. Now again, starting with the meaning of value added and product method. तो देखो, जो वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो पहली चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि वैल्यू एडेड मेथड में हम फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, उसके टर्म्स में हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं. दूसरी बात ये है कि इस मेथड में ना हम ये देखते हैं कि हमने कितनी एडिशन करी है अपनी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में. इसका मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा. तो बेसिकली वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड वो होता है जिसमें हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. दूसरा, इसमें हम ये देखते हैं कि कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट गुड्स में. ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, ब्रीफ में बता देती हूँ. फाइनल गुड्स वो जो बिल्कुल रेडी टू सेल है, ठीक है, टू द फाइनल कस्टमर्स या फिर टू द फाइनल पीपल. वेयरएज इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनका स्कोप होता है कि वो अभी रीसेल भी किए जा सकते हैं या फिर वो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हो गया या कोई भी इनपुट्स हो गए या कुछ भी है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं एंड दे आर जनरली सोल्ड टू सम अदर फर्म्स एज वेल. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें फॉर्मूला समझाऊंगी कि इसके कैसे होते हैं. तो देखो, सपोज करो मैं हूँ, ठीक है, और मैं सोफ़ा बनाने का काम करती हूँ, ठीक है, वुडन सोफाज एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास 60,000 रुपीज़ का वुड है, ठीक है, जिसको यूज़ करके मैं सोफ़ा बनाना चाहती हूँ. तो अब हुआ क्या, 60,000 के वुड को यूज़ करके मैंने एक सोफ़ा मैन्युफैक्चर कर दिया, ठीक है, और उसको मैंने मार्केट में 2 लाख रुपए में बेच दिया. ठीक है, ये मैं डिफरेंस क्रिएट कर देती हूँ. तो मैंने 60,000 के वुड को यूज़ करके 2 लाख रुपए का सोफ़ा जो है वो क्रिएट कर दिया और मार्केट में उसको 2 लाख रुपए में बेच दिया. दैट मीन्स ये मेरी है. अब इसको छोड़ो, तो अब देखो, अब 60,000 है, ये 2 लाख है, इसमें से जो 1,40,000 रुपीज़ है, दैट मीन्स कुछ तो एडिशन हमारी वुड में हुई है ना, जिसके कारण इस सोफ़ा की कीमत मार्केट में 2 लाख रुपीज़ तक बनी है. इज़न्ट इट? तो हम क्या कह सकते हैं, तो बेसिकली वैल्यू में ऐड हुआ है, तो ये 1,40,000 हमारा क्या हुआ, वैल्यू एडेड. या फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ तो हम ये कह सकते हैं कि 60,000 की वुड थी. वुड क्या है हमारा, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल क्या है हमारा, इंटरमीडिएट गुड. और इंटरमीडिएट गुड को हम अगर कंज्यूम करें तो वो क्या बन जाती है हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है, 1,40,000 हमारी वैल्यू एडेड है या फिर वैल्यू एडिशन कह लो, जो हमारी वुड में हुई है. और ये सोफ़ा क्या है हमारा, ये सोफ़ा हमारा है आउटपुट. ठीक है, इस इनपुट, वुड हमारा अल्टीमेटली इनपुट है, इस इनपुट को यूज़ करके हमने एक सोफ़ा बनाया जो हो गया हमारा आउटपुट, और इसको हमने मार्केट में बेचा 2 लाख रुपीज़ का. तो बेसिकली ये होगी वैल्यू सोफ़ा की 2 लाख रुपीज़. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं वैल्यू ऑफ
आउटपुट, इजंट इट? तो अब देखो, यही चीज़ वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड में मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये नेशनल इनकम को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हमारा फाइनल गुड क्या है? सोफ़ा। दूसरी बात इन्होंने बोली कि वैल्यू एडेड मेथड में हम ये देखते हैं कि कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है हमारे इंटरमीडिएट गुड्स में। दैट मीन्स इंटरमीडिएट गुड था हमारा वुड, ठीक है, इसमें हमारी 1,40,000 की वैल्यू एडिशन हुई, तो ये हो गया हमारा 1,40,000 वैल्यू एडेड। अब इस हिसाब से हम फॉर्मूलाज को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड कि हम इसमें क्या करते हैं। अब तुम देखो, सबसे पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन। मतलब कि हम ये इसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ये 1,40,000 की। तो वो कहते कि जो वैल्यू एडिशन है ना, अच्छा हाँ, अभी वैल्यू एडिशन को ना हम वैल्यू एडेड भी बोल सकते हैं और हम इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन और वैल्यू एडेड और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है, बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो वो कहते हैं कि अगर हमने वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना है, जैसे कि इसमें अगर हमने 1,40,000 करना है, तो हम क्या करेंगे? 2 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे ना। देखो 1,40,000 हमारी वैल्यू एडेड थी, 2 लाख में से अगर हम 60,000 माइनस करें तो 1,40,000 आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला में यूज़ कर दो, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सोफा क्या था हमारा? वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से अगर हम 60,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू एडेड। तो इस केस में 60,000 हमारे क्या था? वुड था, और वुड क्या था? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है हमारा? इंटरमीडिएट गुड, जिससे हमें होती है जिसको हम करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला नंबर 1 या फिर स्टेप नंबर 1 कि हमने वैल्यू एडेड, स्टेप नंबर 1 कह लो या जो मर्जी कह लो। तो ये तो हमारा हो गया पहला फॉर्मूला कि वैल्यू एडेड मतलब कितनी वैल्यू ऐड हो रही है हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हमारे जो वैल्यू एडेड का तो देख लिया, बट ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने तुम्हें क्या बोला कि 2 लाख रुपए का मैंने मार्केट में बेचा है, ठीक है, दैट मीन्स सेल करा है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम क्या कह सकते हैं? सेल्स। तो जितनी भी हमारी सेल्स हो रही है, ठीक है, प्रोवाइडेड इफ द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन अ ईयर। तो अगर तो हमने जितना भी सामान बनाया वो सारा सेल हो गया तो उसको बोल दो सेल्स। अगर कुछ पार्ट हमारा बिका नहीं है, ठीक है ना, अनसोल्ड रह गया, उस केस में हम इसको क्या बोल सकते हैं? इस फॉर्मूला को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स का फॉर्मूला होता है बेसिकली P इंटू क्यू, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी से आ जाएगी तुम्हारी सेल्स। जस्ट इन केस तुम्हें सेल्स ना दिया हो, मार्केट प्राइस और क्वांटिटी दिया हो तो सेल्स आ गई। और ये चेंज इन स्टॉक क्या है? चेंज इन स्टॉक इज बेसिकली योर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो इससे हमारे 2 फॉर्मूलाज आ गए। फॉर्मूला नंबर 1 हमने बेसिकली निकालना होता है वैल्यू एडेड, जो होता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारी क्या है? सेल्स या फिर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है हमारी? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है बेसिकली जो भी हम परचेजेस करते हैं। अभी परचेजेस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी परचेजेस कर लो, परचेजेस मतलब जो भी हमारे रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, जो भी इंटरमीडिएट गुड से रिलेटेड है, उन परचेजेस को कंसिडर करना है हमने, ठीक है। और सेल्स में हमने किसको कंसिडर करना है? टोटल सेल्स को कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज बेसिकली योर रॉ मटेरियल। अब ये जो तुम्हारी वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, हम इसको एक और चीज़ कह सकते हैं। बेसिकली ये क्या होती है? हमारी
मार्केट प्राइस, मैंने क्या बोला था पिछले एग्जाम्पल में कि सोफ़ा की मार्केट प्राइस कितनी थी, 2,00,000 रुपीज़। तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। और जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है इसको हम बोल सकते हैं मार्केट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। बिकॉज मैंने क्या बोला था कि मेरे पास वुड है 60,000 की। अब मैंने तो वुड आई हैव नॉट ग्रोन ट्रीज, तो मैंने भी तो वुड बाहर से ली है ना, तो मेरे को 60,000 की पड़ी। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इजंट इट? या फिर इट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल। ठीक है। तो बेसिकली तुमने वैल्यू एडेड मेथड में यही दो फॉर्मूलाज याद करने हैं, जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। दूसरा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मीनिंग्स मैंने तुम्हें ऑलरेडी क्लियर आउट कर दी है। अभी इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि वैसे तुम ना इसकी प्रिकॉशंस और वो पढ़ लेना, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बट स्टिल मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें मेन बता देती हूँ। पहली तो ये कि इसमें हम सेकेंड हैंड गुड्स को कंसिडर नहीं करते। ठीक है। जो भी हम सेकेंड हैंड गुड्स की सेल वगैरह करते हैं वो नहीं करता, बिकॉज ये ऑलरेडी एक बारी मतलब कि अकाउंट हो चुकी है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। दूसरी चीज़, जो भी हम गुड्स अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रही हैं उसको हम अपनी इंक्लूड करेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि जो भी हम अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं ना उसको हम कंसिडर करेंगे अपनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में। बट जो भी ये सर्विसेज वगैरह है ना हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज सर्विसेज की हमें मार्केट वैल्यू पता नहीं होती, गुड्स की हमें मार्केट वैल्यू पता होती है। तो जो भी गुड्स हम सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं वो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में कंसिडर करते हैं, बट जो भी सर्विसेज है जो हम अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। तीसरी बात, अगर तो उन्होंने टोटल सेल्स दिया हुआ है फिर तो ठीक है, ठीक है, तब तुम्हें सब चीज़ें इग्नोर करनी है। बट अगर उन्होंने दिया हुआ है कि सेल्स टू हाउस होल्ड है या कुछ भी है और साथ में एक्सपोर्ट दे दिया, तो तुमने एक्सपोर्ट को ऐड करना है, बिकॉज ये सिर्फ सेल्स टू हाउस होल्ड है, ये टोटल सेल्स नहीं है। ठीक है। तो तुमने इस चीज़ का ध्यान देना है कि सेल्स इन्होंने कौन सी बताई हुई है, टोटल बताई हुई है या फिर हाउस होल्ड की बताई हुई है। ओके। अभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, तो जो ये मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया है कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इससे जो भी आंसर आता है ना वो बेसिकली तुम्हारा आता है GDP-MP। ठीक है। तो ये मत समझना कि वो सीधे NNP-FC आ जाएगा जो हमारी बेसिकली नेशनल इनकम है, नो। तो बेसिकली जो हमारी अमाउंट आती है वो होती है GDP-MP। अभी GDP-MP क्यों आती है? सबसे पहली बात MP, हमने बात थी यही कर रहे हैं कि ये मार्केट प्राइस की बात है कि मार्केट में क्या वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की। प्रोडक्ट का मीनिंग तुम्हें पता है, डोमेस्टिक मतलब कि जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज के बीच में हमारी जो भी इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है। और ग्रॉस का मतलब है कि ये है इंक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन। तो ये है GDP-MP, जो भी वैल्यू एडेड की जो ये अमाउंट आएगी ना ये हमारी GDP-MP आएगी। तो अब ना मैं तुम्हें 2 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, 2 कम्प्लीटली डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट्स वगैरह बिल्कुल डिफरेंट होंगी, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया रिगार्डिंग हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन वैल्यू एडेड मेथड। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मतलब N, नेट है तो N। वैल्यू एडेड का मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो DP। और इन्होंने बोल दिया कि फैक्टर कॉस्ट पे, तो फैक्टर कॉस्ट तो हमने NDP-FC निकालना है। ठीक है। अभी अगर तुम कंटेंट देखोगे ना, अगर तुम्हें मेथड्स पता है, मीनिंग्स पता है, देन यू विल गेट एन आइडिया कि तुमने कौन सा मेथड लगाना है। तो अगर इस क्वेश्चन के तुम कंटेंट्स देखो, सब्सिडी तो छोड़ो, सेल्स हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट परचेज, इंटरमीडिएट ये वो, ठीक है, ये सब चीज़ें देखोगे देन यू विल गेट एन आइडिया कि इसमें हमने वैल्यू एडेड मेथड लगाना है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ना, बिफोर स्टार्टिंग एनी आंसर, इट इज़ ऑलवेज
प्रेफर्ड या फिर इट इज़ बेटर कि तुम ना हमेशा सबसे पहले फॉर्मूलाज लिख लो ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज़ वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बट तुमने सारा लिखना है, ठीक है। और दूसरा है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अभी इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सब्सिडीज दी हुई है, सेल्स दी हुई है, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो देखो हम सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, हमें सेल्स कितनी दी हुई है 800 रुपीज़, ठीक है। अभी देखो सेल्स भी दी हुई है 800 रुपीज़ और एक्सपोर्ट्स भी दिए हुए हैं 100 रुपीज़, बट हम इसमें सिर्फ सेल्स जो है, ये जो सेल्स है 800 रुपीज़ वो ही कंसिडर करेंगे, एक्सपोर्ट्स को नहीं कंसिडर करेंगे। रीज़न बिकॉज सेल्स कुछ बताया नहीं हुआ तो हम ये मान के चलेंगे कि ये टोटल सेल्स है, ठीक है। सेल्स हो गया प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने हमें दे दी 20 और ओपनिंग स्टॉक कितनी दी 50। तो क्लोजिंग स्टॉक 20 में से ओपनिंग स्टॉक 50 माइनस कर दो तो ये आ गया। तो बन गया ये 800 प्लस 20 माइनस 50 या फिर माइनस 30, बिकॉज 50 बड़ा है और उसका साइन माइनस में है। तो ये वैल्यू आ गई अपनी 770। तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया 770। बट अब हमारा जो मेन है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो होता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट अपना 770 आ गया, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से कंटेंट्स बचे हैं। सब्सिडी है, ये अभी हमारे काम की नहीं, डेप्रिसिएशन काम का नहीं, अभी एक्सपोर्ट्स काम का नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। इंटरमीडिएट परचेजेस इन्होंने बोल दिया कि ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, और परचेजेस है या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो ये 500 दिया हुआ है तो हम इसमें से 500 माइनस कर देंगे। अब तुम देखोगे इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज, रीजन वाई वी विल इग्नोर इट। उसके बाद इन्होंने बोल दिया इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 60। अब तुम बोलोगे रॉ मटेरियल तो हमारा इंटरमीडिएट होता है, हम इसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे। हम इसको इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे बिकॉज हमने इंटरमीडिएट परचेजेस जो 500 दी हैं इसमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। इस करके हम इम्पोर्ट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। नॉर्मली भी इम्पोर्ट्स कंसिडर नहीं होते हैं अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ना दिया गया हो, ठीक है, जिससे हमें लगे कि इम्पोर्ट्स इंक्लूड होने चाहिए। बट इन्होंने पहले ही बता दिया कि इंटरमीडिएट परचेजेस, मतलब जितनी भी हमारी इंटरमीडिएट परचेजेस हैं वो सारी इसी में आ गई 500 रुपीज़। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू 270 करोड़। रुपीज़ के साइन हर जगह पे डालने हैं, ठीक है। इवन इफ आई इग्नोर हेयर बट इट इज़ बेटर कि तुम डालो, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। तो वैल्यू एडेड हमारा आ गया 270 करोड़। अब वैल्यू एडेड का मतलब तो ये होता है बाय रूल कि ये जीडीपी एमपी है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था पिछले उसमें, ठीक है, कि वैल्यू एडेड इज योर जीडीपी एमपी। अब देखो हमारे पास जीडीपी एमपी है, हमें क्या चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें चाहिए था एनडीपीएफसी। तो इस हिसाब से सिंपल है, ग्रॉस है, उसको नेट, अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो यू विल नो हाउ टू कन्वर्ट इट। तो ग्रॉस है, ग्रॉस को अगर मैंने नेट में कन्वर्ट करना है तो ग्रॉस इज होल, नेट इज एक्सक्लूसिव। तो ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वो नेट बन जाएगा। डी सेम है, डी सेम है, पी सेम है, पी सेम है। उसके बाद आता है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस में से, तो नॉर्मली क्या फॉर्मूला था, फैक्टर कॉस्ट में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे और सब्सिडी माइनस करेंगे तो बन जाती है मार्केट प्राइस। उसी हिसाब से फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्लस सब्सिडी। तो अब अभी हमारे पास मार्केट प्राइस से हमने फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो मार्केट प्राइस अपने पास दी हुई है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में नहीं है,
बट हमारे पास सब्सिडी है। सब्सिडी कितनी है? 40 रुपीज़ की। प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो जीडीपी एमपी है, जी से एन बनाने के लिए मैंने डेप्रिसिएशन माइनस करा और एमपी से एफसी बनाने के लिए मैंने सब्सिडी ऐड कर दी, तो बन गया अपना एनडीपीएफसी। अब वैल्यूज़ डाल लो। जीडीपी एमपी की वैल्यू थी हमारी 270, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है हमारी 30 और सब्सिडी की वैल्यू है हमारी 40। तो अमाउंट कितनी आ गई? 270 माइनस 30 240, 240 प्लस 40 280। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट और NDPFC इज इक्वल टू ₹280 करोड़। तो ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, completely different and quite difficult, और ये सैम्पल पेपर में भी था, सो आई थॉट ऑफ कवरिंग इट एज वेल। तो अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो इन्होंने बोला है कि तुमने एनडीपीएफसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोइंसिडेंटली ये भी एनडीपीएफसी वाला ही आ गया, बट यू नो कि अगर क्वेश्चन में एनएनपीएफसी पूछ रहे हैं, नेट वैल्यू एडेड मतलब एनडीपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब जीडीपी, ठीक है, या फिर अगर वो नेशनल इनकम कर रहे हैं तो वो एनएनपीएफसी हो गया। तो ये तो तुम्हें पता है कि तुमने क्या फाइंड आउट करना है। अब कॉन्टेंट्स देखो, सेल ऑफ वीट बाय फार्मर इन लोकल मार्केट, परचेज ऑफ ट्रैक्टर, प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाय द गवर्नमेंट, consumption of wheat by farmers family, expenses on maintenance of existing capital subsidy। तो ये वो करके ना ये बड़ा ऐसे उलट सुलट सा इन्होंने बताया हुआ है, यू नो दैट कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। नाउ फॉर सॉल्विंग द आंसर, सो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया है कि हमेशा फॉर्मूलाज लिख लो। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलते हैं? सेल्स या फिर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी? सिंपल सी बात है, सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि सेल ऑफ व्हीट बाय द फार्मर इन द लोकल मार्केट, मतलब इन्होंने तो स्पेसिफिकली लिख दिया कि सेल ऑफ व्हीट है, तो ये मेरा 6800 यहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है। 6800 पहली चीज़। परचेज ऑफ ट्रैक्टर अभी छोड़ दो, मैं बाद में बताऊंगी। फिर उन्होंने लिखा प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर। अभी पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है दैट व्हाट इज दिस, इट इज़ कम्प्लीटली यू नो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने जो व्हीट फार्मर से प्रोक्योर किया है, मतलब कि जो व्हीट गवर्नमेंट ने फार्मर से परचेज किया है, या फिर इन रियलिटी या फिर इन अदर वर्ड्स जो व्हीट फार्मर ने गवर्नमेंट को सेल किया है। तो सेल किया है कितना का? 200 का, 200 करोड़ का। तो ये भी हमारी सेल हो गई, इस करके हम 200 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउट, फिर उसके बाद है कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय फार्मर्स फैमिली। तो इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मर फैमिली, बेसिकली ये है सेल्फ कंजम्पशन ऑफ द गुड। बेसिकली किसकी बात करें हम? व्हीट की। तो ये भी क्या होगा, हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 6800 बेसिकली इज सेल इन लोकल मार्केट, ये 200 इज सेल टू दी गवर्नमेंट, और ये 50 इज इक्वल टू सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। सेल्फ कंजम्पशन ऑफ द गुड दैट इज यू नो दैट वाज टू बी सोल्ड इन द फाइनल मार्केट, ठीक है। तो वो करेक्शन कर लेना, आई गेस मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया था। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आ गई? 6800 प्लस 200 प्लस 50 दैट इज 7050 करोड़। तो ये हमारी आ गई वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट से हम वैल्यू एडेड निकाल सकते हैं। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा कितना है? 7050। अभी देखो, इसमें सेल ऑफ व्हीट हो गया, प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट हो गया, कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय फार्मर फैमिली हो गया।
अब है परचेज ऑफ ट्रैक्टर। अभी परचेज ऑफ ट्रैक्टर का हमसे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ट्रैक्टर है। क्या हमने इसको मार्केट में जाके बेचना है? नहीं बेचना। क्या ये हमारा रॉ मटेरियल है? नहीं। तो हम इसकी परचेज को क्यों ऐड करें व्हेन वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बेसिकली द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल और एनीथिंग, ठीक है ना, जो बेसिकली हेल्प करे। तो परचेज ऑफ ट्रैक्टर का कोई इस केस में कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ द कैपिटल गुड, ठीक है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, एक्सपेंस ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल है और सब्सिडी है, ये मैं बात बताऊंगी। तो इन शॉर्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये वैल्यू आ गई अपनी 0, दैट इज 7050 इज योर वैल्यू एडेड कह लो या फिर GDP-MP कह लो। तो आर GDP-MP इज इक्वल टू ₹7050 करोड़। बट इन दी क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है कि हमने NDP-FC फाइंड आउट करना है। तो वही बात, GDP-MP को अगर हमने NDP-FC में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस को नेट में बनाना है तो डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं, DP सेम है, MP को फैक्टर कॉस्ट में करना है तो प्लस हम करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को हम प्लस करते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी सेम था, अगर देखना है तो बैक करके देख लो, ठीक है। अभी क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। GDP-MP है हमारे पास 7050, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, बट डेप्रिसिएशन तो क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफिकली नहीं लिखा, बट उन्होंने क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग, ये ना फिक्स्ड कैपिटल था वर्ड, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल है तो एक तरह से हमारा फिक्स्ड एसेट हुआ। मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस मतलब कि मैं फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि डेप्रिसिएशन फेस करी उसने, उस पर जो हमारे एक्सपेंसेस लगे 100 रुपीज़ के लगे, ठीक है। तो ये जो 100 है हमारा, ये हम इसको एज डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो माइनस हो गया डेप्रिसिएशन। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस तो इनमें कहीं दिया नहीं इन्होंने, तो ये तो -0 हो गया। बट इन्होंने सब्सिडी दिया हुआ है हमें, सब्सिडी कितना दिया हुआ है 20, तो ये अपनी वैल्यू कितनी आ गई 7050 माइनस 100 दैट इज 6950, 6950 माइनस 0 6950 प्लस 20 दैट इज 6970। तो हमारा आंसर कितना हुआ 6970 इज आर NDP-FC। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वैल्यू एडेड मेथड और इसके 2 न्यूमेरिकल्स हैं। आई होप आई वाज एबल टू मेक यू understand the meaning, the rationale, the formulas behind this particular method, as well as जो भी ये मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो तुम्हें समझ आ गए होंगे, एंड it would be a little help to you in solving the national income questions. Also, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है या कुछ भी है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, you can drop it in the comment box. And this was all about this chapter. In the next video, I will be going to cover the income method of नेशनल इनकम, ठीक है। बट हाँ, एक बात मैं तुम्हें फिर भी बता देती हूँ कि जब भी तुमने कोई मेथड्स वगैरह करने हैं ना, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रीड द प्रिकॉशंस जो तुम्हारी बुक में दी हुई है, बिकॉज अगर तुम वो फॉलो नहीं करोगे ना तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें 1-2 तो बताई दी कि सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स तुम ऐड करते हो बट सेल्फ कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज नहीं करते, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का केस बता दिया, ठीक है, सेकेंड हैंड गुड का केस बता दिया, और भी काफ़ी एग्जाम्पशंस या प्रिकॉशंस हैं। प्लीज़ टू रीड इट सो दैट यू डू नॉट डू एनी सिली मिस्टेक इन योर एग्जाम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन as well as comment down your views, your suggestions, your opinions about the video. Also, don't forget to share this video with your friends or peers so that you are able to help them as well, because ultimately it's not just about growing ourselves, it is also about growing, let the other person grow as well, ठीक है। healthy competition रखना है हमने। And most importantly, don't forget to subscribe this channel so that you do not miss out on any important content. हाँ, मैं एक और बात पूछना चाहती थी कि डू यू वॉन्ट मी टू क्रिएट अ वीडियो
on, tips, tricks, strategy to get good marks in exams, because मैं सोच रही हूँ कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ. But it would mean a lot कि अगर तुम भी if you also show interest in this, because I will be able to make the video only when I get a specific response regarding this. Thank you so much. Happy learning.